तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है अभिक्रिया की कोटि। इसके पहले भी बेटा इस अध्याय में हम कहीं ना कहीं अभिक्रिया की कोटि का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन इसे अभी तक हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। अब हम इसे बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि आखिर अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। तो चलिए देखते हैं बेटा। जैसे मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है N1A धन N2B और ये आपस में मिलकर के बनाते हैं क्या, N3C धन N4D। ये मेरी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके लिए मैंने दर नियम लिखना सीख चुका हूं बेटा। दर नियम आपसे भी लिखते आने लगा होगा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देखेंगे तो आपको शायद ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए आप इसकी पूरी बेटा प्लेलिस्ट अगर एक बार में देखते हैं तो आपको बहुत आराम से ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। बिल्कुल खुला हुआ चैप्टर है। तो इसके लिए अगर मैं दर नियम लिखूं तो R बराबर K, A की सांद्रता गुणित B की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता लेते हैं, है ना बेटा। अब इसमें घात में हम क्या लगाएं, मेन मुद्दा यही है। तो दर नियम कहता है कि घात में इनके रस समीकरण मितीय गुणांक भी लगा सकते हैं, लेकिन यह हमेशा जरूरी नहीं है। मतलब इनकी घात में बच्चों सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रताओं की घात में हम उनके रस समीकरण मितीय गुणांक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हम लगाएं ये जरूरी नहीं है। वहां कोई अन्य संख्या भी आ सकती है। तो हम मान लेते हैं बेटा यहां कोई अन्य संख्या आई M और N। तो यहां पर जो M है बच्चों उसे हम बोलेंगे A के सापेक्ष, किसके घात में लगाए, A की घात में लगाए, तो इसीलिए A के सापेक्ष, A के सापेक्ष सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। फिर ऐसे ही यहां पर N को क्या बोलेंगे हम, B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। और जो M प्लस N होगा, M धन N जो होगा, इन दोनों को जोड़ने से जो मिलेगा मुझे, उसे हम बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि। मतलब जो हमारी कुल अभिक्रिया है उसकी कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि है क्या। तो अभिक्रिया की कोटि हम देखें बेटा, दर नियम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों का योग, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम परिभाषित करते हैं। बढ़िया से पहले इसकी एक परिभाषा लिखते हैं बेटा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया के दर नियम में, दर नियम में उपस्थित अभिकारकों, अभिकारकों की सांद्रताओं, सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या कहलाता है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ठीक है। तो ये होती हमारी अभिक्रिया की कोटि। फिर अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित तो हमने कर दिया। अब ये आखिर घातांक में हम क्या लगाएंगे, मतलब बेटा हम बोल रहे हैं कि कभी हम रस समीकरण मितीय गुणांक लगाएंगे
और कभी नहीं लगाएंगे। और ये तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि अगर कोई प्राथमिक अभिक्रिया रही तो हम कोटि में बेटा, अभिक्रिया की कोटि में घातांक जो लगाएंगे, मतलब कोटि के रूप में जो अंक लगाएंगे, वो रस समीकरण मिति गुणांक ही होगा, लेकिन जटिल अभिक्रिया में वो नहीं होगा। तो कब रस समीकरण मिति गुणांक लगाएंगे, कब कोई और संख्या लगाएंगे, ये हम ऐसे ही नहीं बता सकते। मतलब बेटा ये हम समीकरण देख करके नहीं बता सकते, इसे बताने के लिए हमें करना होगा प्रयोग। मतलब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम कोटि बता पाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। थोड़ी सी इस बात को अपन पहले समझते हैं, लिख तो लेंगे बेटा, थ्योरी का कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा अपन फील लेते हैं कि आखिर वहां घातांक में क्या आएगा। जैसे मैंने लिखा दर बराबर के अभिकारक ए की सांद्रता। अब देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मैंने अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ाई, लेकिन अभिक्रिया की दर में कोई प्रभाव नहीं हुआ, मतलब बेटा अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता से परिवर्तित नहीं हो रही है। अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित करने से अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो ही नहीं रही। आप कितना भी अभिकारक ले लो, अभिक्रिया की दर जो है वो वही है। तो मतलब बेटा फिर यहां पर घातांक में आएगा शून्य। क्यों आएगा शून्य? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने या घटाने से दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मतलब बेटा अभिकारक की सांद्रता पर वो निर्भर ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर फिर हम शून्य लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए बेटा हमने अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी करी, तो अभिक्रिया की दर भी 2 गुनी हो गई। अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी करी तो अभिक्रिया की दर भी 3 गुनी हो गई। अभिकारक की सांद्रता आधी किए तो अभिक्रिया की दर भी आधी हो गई। तो मतलब बेटा इसका यह हुआ कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के साथ समान अनुपात में परिवर्तित हो रही है। मतलब ये इसके समानुपाती है, और समानुपाती जब है बेटा तो यहां पर हमें घात में 1 लगाएंगे, यानी अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो 1 होगी। वहीं अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाए, अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 9 गुनी हो जाए, अभिकारक की सांद्रता 4 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 16 गुनी हो जाए, अभिकारक की सांद्रता आधी करने पर 1/2 करने पर अभिक्रिया की दर 1/4 हो जाए। मतलब बेटा आप समझ गए होंगे कि फिर यहां पर हम लगाएंगे घात 2, यानी ये उसके वर्ग के समानुपाती हुई। 1 को 2 गुना करे 4 गुना हो गया, 3 गुना करे 9 गुना हो गया। तो बेटा वर्ग के समानुपाती हुआ तब ये घात। मतलब अब मैं अभिक्रिया की कोटि बताने के लिए सांद्रता में परिवर्तन कर रहा हूं, मतलब बेटा जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तब इस बात को मैं बता पा रहा हूं। तो इसीलिए हम एक बात तो यहां से सीख गए कि जो अभिक्रिया की कोटि है यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है। मतलब इसे सैद्धांतिक रूप से नहीं बताया जा सकता, प्रायोगिक अवधारणा है या प्रायोगिक मान है। ठीक है बेटा। अगली बात, अभिक्रिया की कोटि जो है यह शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, भिन्न संख्या भी हो सकती है, लेकिन बच्चों ये अनंत नहीं हो सकती। अनंत नहीं हो सकती। अनंत होती तो क्या होता बेटा, अभिकारक की सांद्रता में घातांक के ऊपर अनंत लगाए। मतलब जब हम इतना सा अभिकारक डालते तो अभिक्रिया की दर बेटा अनंत गुनी हो जाती, रिएक्शन फटाफट हो जाती। मतलब बहुत ऐसा संभव है नहीं, है ना। तो ध्यान रखें। हां मुझे पता है आप सोच रहे होंगे ऋणात्मक होगी कि नहीं, उसकी बात हम अगले स्टेप में कर रहे हैं। यह शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, शून्य, धनात्मक
है ना। शून्य भी हो सकती है बेटा, धनात्मक भी हो सकती है, किंतु तथा भिन्न भी हो सकती है। भिन्न, यह धनात्मक, शून्य तथा भिन्न संख्या हो सकती है। भिन्न संख्या हो सकती है। ठीक है बच्चों। हाँ, किंतु यह अनंत नहीं होती है। किंतु यह अनंत नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये बात तो हम समझ गए। अब अगली बात यह कहती है बेटा कि अगर कोई जटिल अभिक्रिया है तो उसके किसी पद के लिए अभिक्रिया की दर ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन कुल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कभी ऋणात्मक नहीं होगी। क्या बोला मैंने, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। किसी जटिल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि, किसी जटिल अभिक्रिया के किसी पद के लिए अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक हो सकती है, किंतु कुल अभिक्रिया के लिए कोटि ऋणात्मक नहीं होती है। इस बात को भी यहां पर अपन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, किसी जटिल अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के किसी पद के लिए, किसी पद के लिए कोटि ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, किंतु कुल अभिक्रिया के लिए यह ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना है। तो ये हमने कुछ बातें की अभी, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखी बेटा, और ये बताया कि ये एक प्रायोगिक मान है, शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, भिन्न संख्या हो सकता है, किंतु यह कभी भी अनंत नहीं होगा। और अगर कोई जटिल अभिक्रिया है तो उसके किसी पद के लिए कोटि ऋणात्मक हो सकती है, किंतु बच्चों कुल अभिक्रिया के लिए कोटि कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो ये पॉइंट आप नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ और छोटी मोटी बातें करते हैं इसके बारे में हम। पहली बात, यदि किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी बेटा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया। वहीं अगर किसी अभिक्रिया की कोटि 1 होगी बेटा, तो उसे हम बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर कोटि 2 होगी तो उसे बोलेंगे बेटा हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया, है ना। तो आगे चल करके हम शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। द्वितीय कोटि हमारे बोर्ड परीक्षा के साथ साथ नीट या जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है। अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आपको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़नी चाहिए। चलिए बेटा, फिर आगे देखते हैं हम। यदि कोई प्राथमिक अभिक्रिया हमारे पास है
तो उसकी जो कोटि होगी वह तो बेटा रस समीकरण मिति गुणांकों के बराबर ही होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी प्राथमिक अभिक्रिया के लिए, प्राथमिक अभिक्रिया में हमने जब पढ़े थे तो वहां पर यह बात मैंने समझाया था, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए क्या होगा बच्चों? अभिक्रिया की जो कोटि होगी, अभिक्रिया की कोटि, यह अभिकारकों के रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय गुणांकों के योग के बराबर होगी, गुणांकों के योग के बराबर होगी। ठीक है बेटा? हां, ये किसके लिए होगा ऐसा? ऐसा होगा बच्चों अगर मेरे पास कोई प्राथमिक अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई बेटा? कोई प्राथमिक अभिक्रिया हुई। लेकिन अगर जटिल अभिक्रिया हुई फिर कोटि कैसे निकालें? तो किसी जटिल अभिक्रिया की कोटि किससे निकालते हैं बच्चों अपन? उसके मंद पद से, मतलब जो सबसे मंद पद होगा, सबसे धीमा पद होगा, उससे निकाली जाती है, मंद पद से निकाली जाती है। ठीक है? तो यहां पर बेटा हमने बात की अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यह एक प्रायोगिक अवधारणा है। अभिक्रिया की कोटि शून्य, धनात्मक या कोई भिन्न संख्या हो सकती है, किंतु यह कभी अनंत नहीं होती है। किसी जटिल अभिक्रिया के लिए, किसी एक पद के लिए अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक हो सकती है, किंतु कुल अभिक्रिया के लिए कोटि कभी ऋणात्मक नहीं होती है। और बेटा अगली बात हमने बताया कि अगर किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी तो उसे हम शून्य कोटि अभिक्रिया बोलेंगे, एक होगी तो प्रथम कोटि अभिक्रिया और दो होगी तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। फिर किसी प्राथमिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान उसके अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांकों के योग के बराबर होता है। और लास्ट बात बेटा, लास्ट बात क्या बोला हमने कि किसी जटिल अभिक्रिया की कोटि उसके मंद पद या जैसे हम दर निर्धारक पद कहते हैं उससे ही निकाली जाती है। आती बात समझ में? तो ये थी बच्चों अभिक्रिया की कोटि। फिर आगे हम समझेंगे अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर।